साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक डायग्नोसिस है। ये दिखाती है कि आपका दिमाग कैसे CHUP आपके खिलाफ काम करता है और आपकी वेल्थ को सैबोटेज कर देता है। आप सारे इन्वेस्टिंग रूल्स मास्टर कर सकते हैं, आप हर स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे को लेके अपने इमोशंस को नहीं समझते तो आप BAR वही गलतियां करते रहेंगे। क्योंकि मनी सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, ये डीपली साइकोलॉजिकल होता है। इस वीडियो में हम हिडन मेंटल ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे जो CHUP आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको लेवल अप करने में इन ट्रैप्स से एक करके बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पैसे के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन हमेशा ओवरवेल्म फील करते हैं तो आप अकेला नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने मनी मास्टरी सिस्टम बनाया, एक LLINOE नोशन सिस्टम जो आपको वो टूल्स देता है जिसे आप अपने पैसे को वैसे मैनेज कर सकते हैं जैसे वेल्दी लॉक करते हैं। अपनी स्पेंडिंग को उन चीजों के हिसाब से प्लान करो जो SHUP आपके लिए मैटर करती है। लॉन्ग टर्म सोचो, कंट्रोल में रहो बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के। अगर आप अपना फाइनेंशियल माइंडसेट अपग्रेड करने के लिए रेडी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। एक्ट 1 द फॉल्स कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस। आप स्मार्ट हो, आपने बुक्स पढ़ रखी है, आपने काफी मेहनत की है, फिर भी कुछ ना कुछ आपको पीछे खींच लेता है। क्योंकि इंटेलिजेंस आपको बायस से प्रोटेक्ट नहीं करती, अक्सर उससे छुपा देती है। आपको अपने डिसीजंस रैशनल लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके डिसीजंस हैं। और यहीं पे स्मार्ट लोग पहला ट्रैप पकड़ लेते हैं। ट्रैप 1, आपको लगता है कि आप लॉजिकल हो। दो लोग एक हाई इन्वेस्टमेंट को देखकर बिल्कुल उल्टे डिसीजंस क्यों लेते हैं? एक खरीदता है, दूसरा बेचता है। दोनों ही जरूरी नहीं गलत हो, बस दोनों LAG गेम खेल रहे होते हैं। जैसे मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग पैसे के साथ क्रेजी चीजें करते हैं लेकिन कोई भी एक्चुअली क्रेजी नहीं होता। हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है जो उसका पैसा देखने का नजरिया बनाती है। एक स्टॉक ब्रोकर जिसका सब कुछ ग्रेट डिप्रेशन में डूब गया हो, शायद जिंदगी भर कभी इन्वेस्ट ना करे। वहीं पर एक टेक वर्कर जो 90s के बूम में रिच हो गया, वो अन रिस्क को भी चेस करेगा जिसे दूसरे लोग भाग के चलेंगे। कोई जो 2008 के क्रैश के दौरान ग्रेजुएट हुआ, हो सकता है पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट से डरते रहे। और जो 2017 के क्रिप्टो वेव में पैसा बना ले, उसको वोलेटिलिटी बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। दुनिया एक ही है लेकिन लेंसेज LAG। आप 2008 के क्रैश की हिस्ट्री पढ़ सकते हो लेकिन आप वो इमोशनल स्कार्स फील नहीं कर सकते जो आन लोगों ने झेले, जो हर मार्केट डिप पर आज भी पैनिक हो जाते हैं। इसीलिए दो लोग सेम डेटा से अपोजिट डिसीजंस ले सकते हैं और दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकते हैं। कोई भी पगला नहीं है। जरा इस बात को सोचिए, पैसे के साथ आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका सिर्फ एक छोटा सा स्लिवर है। जैसे आप एक बबल के अंदर जी रहे हो जो आपके पास ने बनाया है, लेकिन वही बबल आपकी 100% सोच को शेप करता है। इस बबल के बाहर ऐसी फाइनेंशियल रियलिटीज है जिनको आपने कभी लिव ही नहीं किया, फिर भी आप उन्हें इग्नोर करके सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को ही सच मान लेते हो। यही जगह है जहाँ लॉजिक स्लिप हो जाता है। ट्रैप 2, आपको लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है। कुछ लोग कम मेहनत करके भी सक्सेसफुल क्यों दिखाई देते हैं और कुछ लोग सब कुछ सही करके भी हार जाते हैं। हम सबको ये मानना पसंद है कि सक्सेस हमने अर्न की है और फेलियर हम डिजर्व करते हैं, लेकिन पैसा इतना सिंपल नहीं होता। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, कोई चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी कभी नहीं होती जितनी वो दिखती है। हर सक्सेस या फेलियर के पीछे एफर्ट, लक और रिस्क का मिक्स होता है और हम अक्सर इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिल गेट्स को ही ले लो, वो सिर्फ ब्रिलियंट नहीं थे, वो कैलकुलेटिव, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिक बिल्कुल वैसे इंसान जिनके बारे में आप कहोगे हाँ ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन लोग अक्सर एक डिटेल भूल जाते हैं। अर्ली 1970s में गेट्स जिस हाई स्कूल में पढ़े, वहाँ उस टाइम अमेरिका के कुछ हाई स्कूल्स में से एक कंप्यूटर था। जब कंप्यूटर्स इंसेनली एक्सपेंसिव और रेयर था, उस छोटी सी एक्सीडेंटल एडवांटेज ने उन्हें सालों की प्रैक्टिस दे दी जब ज्यादा लोगों ने कीबोर्ड भी नहीं देखा था। ये एक ONEINMILLION लक था जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। अब उनके क्लोज फ्रेंड केंट इवंस को देखिए, उतने हाई ब्रिलियंट, उतने हाई ऑब्सेस्ड विद कंप्यूटर्स, लेकिन केंट की डेथ एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में हो गई हाई स्कूल खत्म होने से पहले। ये भी ONEINMILLION इवेंट था, लेकिन इस बार ये लक नहीं रिस्क था। दो ब्रिलियंट माइंड्स, दो बिल्कुल अलग आउटकम्स और दोनों ही पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं थे। यही पॉइंट है, आप सब कुछ सही करके भी हार सकते हो, आप गलतियां करके भी जीत सकते हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन ये सच है, इसीलिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। जब चीजें अच्छी हो जाए सारा क्रेडिट खुद मत ले लो, जब बुरा हो सारा ब्लेम भी मत ले लो, और सबसे जरूरी दूसरों को जल्दी जज मत करो। आप कभी पूरा इक्वेशन नहीं देख पाते। इसका एक और साइड इफेक्ट है, जिस इंसान को आप आइडोलाइज करते हो, जिसको कॉपी करना चाहते हो, उससे लेकर भी केयरफुल रहो। जितनी ज्यादा एक्सट्रीम किसी की सक्सेस होती है उतनी ही ज्यादा चांस होता है कि उसमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो आप रिपीट ही नहीं कर सकते। हो सकता है उनका प्लेबुक लक पर डिपेंडेंट हो जो आपको कभी ना मिले, या ऐसे रिस्क पर जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए ब्लाइंडली किसी एक स्टोरी को फॉलो मत करो, स्टोरीज के बजाय पैटर्न स्टडी करो। पैटर्न्स ऑनेस्ट होते हैं, रिपीटेबल होते हैं। जब आप उन्हें अप्लाई करते हो वो आपके फेवर में काम करते रहते हैं, चाहे लक साथ दे या नहीं।
और सबसे इम्पोर्टेंट, पैटर्न्स आपको ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाने में हेल्प करते हैं जो बैड लक में भी सर्वाइव कर सके, ताकि जब गुड लक आए आप खड़े होकर उसका फायदा उठा सको। ट्रैप 3, आप कहानी पे विश्वास करते हो, रियलिटी पे नहीं। मान लीजिए किसी ने एक बेकर की स्टोरी सुनी जो लॉटरी जीत के $200 मिलियन का मालिक बन गया। अचानक से लॉटरी टिकट खरीदना स्मार्ट मूव लगने लगता है। 1 in 300 मिलियन ऑड्स की किसी को परवाह नहीं। कहानी अच्छी लगती है इसलिए हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। शायद अगला मैं हूँ, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। आप 1 मिलियन लॉग ऑन को इमेजिन ही नहीं करते जो हारे, आप सिर्फ खुद को याच पार इमेजिन करते हो। कहानी जितनी कंफर्टिंग होती है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना उतना हाई इजी हो जाता है, क्योंकि जब कोई स्टोरी इतनी अच्छी लगती है हम चाहते हैं वो सच हो, इसलिए हम उसे मान लेते हैं चाहे ऑड्स कुछ और बोल रहे हो। मॉर्गन हाउसल इन्हें कहते हैं अपीलिंग फिक्शंस, ऐसी नैरेटिव्स जो सुनने में अमेजिंग लगती है लेकिन DHERE मिसलीड कर देती है। और ये सिर्फ लॉटरी के साथ नहीं होता, हम यही पैटर्न इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग, हत्ता की सेविंग डिसीजंस में भी रिपीट करते हैं। क्रिप्टो बूम को याद करो, 2021 के एंड तक लग रहा था हर कोई क्रिप्टो से रिच हो रहा है। आपका नेबर, टिकटॉक वेल क्रिएटर्स, उबर ड्राइवर तक के पास कोई हॉट कॉइन टिप थी। हजारों नए टोकन्स लॉन्च हो रहे थे। ज्यादातर के पास ना कोई यूटिलिटी थी, ना रोड मैप, ना रियल पर्पस, बस एक नाम, एक प्राइस और एक कहानी। अर्ली एंटर करो, चांस मिस मैच करो, ये नेक्स्ट बिटकॉइन है। लोगों ने मैथ नहीं खरीदा, उन्होंने ड्रीम खरीदा, वो ड्रीम जो फ्लैशी लाइफस्टाइल वेल इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे थे। सब बोल रहे थे इस बार ये डिफरेंट है, लेकिन नहीं था। 2022 से 80 कहानी टूटने लगी, कॉइन्स गायब, प्रोजेक्ट्स बैन, बिलियंस क्वाइटली वाइप आउट हो गए। लेकिन वार्निंग साइंस हमेशा से वहाँ थे, वो सिर्फ इसलिए काम कर गए क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी लग रही थी। इसलिए जो भी बिलीव करो, स्पेशली जब कहानी बहुत स्वीट लगे, एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। हमेशा पूछो इसके पीछे डेटा है या सिर्फ डिजायर। मुझे ये इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये सच है या क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सच हो। पैसे में और लाइफ में भी सबसे डेंजरस स्टोरीज झूठ नहीं होते, वो HLFTRUTHS होते हैं जिन्हें हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। ट्रैप 4, आपको लगता है आप एक स्प्रेडशीट हो। हम प्लानिंग मशीन्स की तरह करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। स्प्रेडशीट मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं करता, वो कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन आप करते हो। आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको डाउट होता है, और अगर आपकी प्लान में इन इमोशंस के लिए जगह ही नहीं है तो वो रियल लाइफ में टिक नहीं पाएगी। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कोल्डली रैशनल होने से बेटर है मोस्टली रीजनेबल होना, क्योंकि रीजनेबल होना सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी से बनती है, परफेक्शन से नहीं। इन्वेस्टिंग को ही ले लीजिए, एक रीजनेबल प्लान आपको डाउन टर्न्स में भी रिलेटिवली काम रखता है। वो आपको गेम में बनाए रखता है जब बाकी लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट को हिस्ट्री से देखें तो 1 साल के पीरियड में रफली 68% चांसेस होते हैं पॉजिटिव रिटर्न्स के, 10 साल में 88%, 20 साल में ऑलमोस्ट 100%। लेकिन ये सब तभी मैटर करेगा जब आप बीच में स्ट्रैटेजी छोड़ के भाग ना जाओ, और यही सबसे टफ पार्ट है। आप एक परफेक्ट स्प्रेडशीट बना सकते हो, DATABACKED, ऑप्टिमाइज्ड, पूरा रैशनल, लेकिन अगर वो कुछ साल अंडर परफॉर्म कर गए, क्या आप रियलिस्टिकली उससे स्टिक करोगे या पैनिक में स्ट्रैटेजी चेंज करके फिर से जीरो से स्टार्ट कर दोगे? ज्यादातर लोग लॉजिक में नहीं, इमोशनल टेम्पटेशन में हार जाते हैं। एक्ट 2, द इमोशनल हाईजैक। आप पैसे इसलिए नहीं खोना कि आप स्टूपिड हो, आप इसलिए खोटे हो क्योंकि दुनिया बहुत लाउड है और आपकी इमोशंस उस आवाज को सुन लेती है। जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता कि कब आपकी इमोशंस ड्राइविंग सीट में आ चुकी है, तब तक आप इमोशनल इम्पल्स को हाई स्ट्रैटेजी समझते रहोगे। ट्रैप 5, आप जितनी जरूरत है उससे ज्यादा के पीछे भागते हो। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंसेस इसलिए खराब करते हैं क्योंकि वो मोह के पीछे भागते रहते हैं। मोर स्टेटस, मोर वैलिडेशन, मोर एडमिरेशन। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो चीज आपके पास ऑलरेडी है और जो आपको जेन्युइनली चाहिए, उसको उस चीज के लिए रिस्क करने का कोई रीजन नहीं जो ना आपके पास है ना एक्चुअली जरूरी है। फिर भी जिन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, वो सब कुछ रिस्क करके और ज्यादा के पीछे क्यों निकल पड़ते हैं? सैम BNK में NFRID को देखिए, 2021 में सिर्फ 29 साल की आगे में उसकी नेट वर्थ $20 बिलियन से ऊपर थी। उसकी कंपनी FTX दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुकी थी। मीडिया यूज नेक्स्ट वॉरेन बफेट बोल रहा था, पॉलिटिशियंस यूज प्रेस कर रहे थे, सेलिब्रिटीज उसका ब्रांड प्रमोट कर रहे थे। वो हिस्ट्री के सबसे यंग ACLFMAD बिलियनर्स में से एक था और अभी बस शुरुआत ही हुई थी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? वो क्वाइटली कस्टमर फंड्स मिक्स कर रहा था, ना कि सर्वाइव करने के लिए, ना फैमिली को फीड करने के लिए, सिर्फ और के लिए, और कंट्रोल और स्टेटस और एडमिरेशन के लिए। इनफ शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, तो वो पुश करता गया और एक दिन में पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। बिलियंस वाइप आउट, इन्वेस्टर्स बीट्रे, सैम अरेस्टेड, डिसग्रेस्ड, अकेला। यही डेंजर है नेवर इनफ का। ये एक साइलेंट ट्रैप है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो फेस यू है, स्पेशली आज के HYPRCONNECTD वर्ल्ड में। आप अच्छा पैसा कमाते हो जब तक आप किसी ऐसे से नहीं मिलते जो आपसे ज्यादा कमाता है।
आप एक नाइस कार लेते हो, फिर कोई और उससे बेटर कार ले आता है। आपको अपनी लाइफ अचीव लगती है जब तक आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करते और सडनली आपको लगता है आप पीछे रह गए हो। कंपैरिजन का कोई सीलिंग नहीं होता, जितना आप ऊपर जाओगे उतना हाई बार और ऊपर चला जाएगा। फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने काफी सिंपल तरीके से कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप एनवी बाय मीन्स ऑफ सक्सेस। यानी सिर्फ सक्सेसफुल हो जाने से जेलसी कभी खत्म नहीं होती। हिस्ट्री के बिगेस्ट लेजेंड्स भी इसे बाक नहीं पाए। नेपोलियन को सीजर से जेलसी थी, सीजर को अलेक्जेंडर से, अलेक्जेंडर को हर्क्यूलिस से जो एक्चुअल में था ही नहीं। एनवी का गेम लिटरली इमेजिनरी कैरेक्टर्स तक चला गया। जितना ऊपर चढ़ोगे गिरने का रिस्क उतना हाई पेनफुल होगा। अगर आपका रियल गोल फ्रीडम, पीस, हैप्पीनेस है तो ये गेम जीतने का तरीका ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि कब रुकना है ये डिसाइड करना है। ये गिविंग अप नहीं है, ये डिसाइड करना है कि आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो। इनफ का मतलब खुद डिफाइन करो, लाइन ड्रॉ करो और जब मिल जाए यूज प्रोटेक्ट करो, क्योंकि सबसे पावरफुल वेल्थ पैसा नहीं है, पीस ऑफ माइंड है और कोई एक्स्ट्रा मिलियन उसके बदले में वर्थ नहीं है। ट्रैप 6, आपको लगता है महंगा स्टफ लॉग ऑन की नजर में आपको बड़ा बना देगा। हम सब चाहते हैं कि लोग ह्यूम एडमायर करें और एक टाइम के बाद ह्यूम लगने लगता है अगर मैं सही कार चलाऊं, सही वॉच पहनूं, सही हाउस में रहूं तो लोग मुझे एडमायर करेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। मॉर्गन हाउसल एक्सप्लेन करते हैं, नो वन इज इम्प्रेस्ड विद योर स्टफ एज मच एज यू आर। जब कोई रोड पार फरारी देखता है उसका पहला थॉट ये नहीं होता, वाह ड्राइवर कितना सक्सेसफुल होगा। वो सोचता है, यार मुझे भी ऐसी कार चाहिए। वो आपको एडमायर नहीं कर रहा होता, वो खुद को आज कार के स्टीयरिंग पे इमेजिन कर रहा होता। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम चीजें इसलिए खरीदते हैं कि लोग इम्प्रेस हो जाए, जबकि लोग एक्चुअली ह्यूम देख ही नहीं रहे होते। हाउसल लिखते हैं, वेल्थ अक्सर सिर्फ एक मिरर बन जाता है जो लोगों की अपनी डिजायर रिफ्लेक्ट करता है, लाइक और एडमायर्ड होने की डिजायर। यानी जब वो आपकी चीजें देखते हैं वो आपको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि वो कैसे लगते अगर उनके पास ये होता। इसीलिए एक्सपेंसिव स्टफ सिर्फ अटेंशन के लिए खरीदना ऑलमोस्ट कभी काम नहीं करता। अगर आप एडमिरेशन के पीछे भाग रहे हो, पैसा बहुत वीक टूल है। रियल रिस्पेक्ट इसे आता है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आपकी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, एम्पैथी से। ये क्वालिटीज कभी भी किसी लग्जरी आइटम से ज्यादा एडमिरेशन लाती है। इसीलिए अगला बार जब आप सिर्फ इसलिए कुछ महंगा खरीदने वाले हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, खुद से पूछो, मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ या सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि वो इम्प्रेस्ड है। सच ये है, कोई भी दिन भर आपके स्टफ के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने बारे में सोचने में बिजी है। ट्रैप 7, आपको लगता है रिच दिखना हाई रिच होना है। ब्रोक होने का फास्टेस्ट तरीका क्या है? रिच दिखने की कोशिश करना। फैंसी कार, लग्जरी वॉच, एक्सोटिक वेकेशंस, ये सब देखने में वेल्थ लगती है। जैसे मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस ऑफ इट। हम अक्सर वेल्थ को सिर्फ उस बेसिस पर जज करते हैं जो ह्यूम दिखाई देता है, लेकिन असली वेल्थ अक्सर वो होती है जो आप नहीं देख पाते। आप किसी को $1 लाख की कार चलते देखते हो और अज्यूम कर लेते हो कि ये बंदा बहुत रिच है। आप ये नहीं देखते कार लोन कितना है, उस EMI का स्ट्रेस, या वो प्रेशर कि अब हमेशा इस लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। हाउसल सीधा बोलते हैं, वेल्थ इज फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैवंट येट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ यू सी। यानी वेल्थ वो पैसे हैं जो अभी तक आपने दिखावे वाली चीजों में कन्वर्ट नहीं किए। रिच दिखना स्पेंडिंग से आता है, वेल्दी होना ना स्पेंड करने से। ये वो पैसे हैं जो आपने कार अपग्रेड करने में नहीं जलाए, जो आपने इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करने में नहीं उड़ाए, जो आपने सिर्फ एक पाल के लिए सक्सेसफुल फील करने के लिए सैक्रिफाइस नहीं किए। वेल्थ लाउड नहीं होती, वो आपको फ्रीडम देती है, टाइम, चॉइसेस और पीस ऑफ माइंड। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, ज्यादा बैड फाइनेंशियल डिसीजंस रिच दिखने की कोशिश से आती है, रिच बनने की कोशिश से नहीं, क्योंकि रिच दिखना अटेंशन लाता है। वेल्थ बिल्ड करना साइलेंट होता है। कोई आपको क्लैप नहीं करेगा जब आप क्वाइटली हर महीने इन्वेस्ट करते हो या नया फोन नहीं लेते, लेकिन यही स्मॉल बोरिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म वेल्थ बनते हैं। अगर आपको रियल वेल्थ चाहिए तो कंफर्टेबल हो जाओ रिच ना दिखने के साथ। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता SHOWFF से नहीं, LONGTRM पीस को SHORTTRM प्रेस से ऊपर रखने से शुरू होता है। ट्रैप 8, आप डार को विजडम समझकर फॉलो कर लेते हो। बैड न्यूज हमेशा अटेंशन खींचती है, वो अर्जेंट लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है। कोई बोले मार्केट क्रैश होने वाला है तो सब सुनते हैं। कोई बोले 20 साल में मार्केट DHERE ऊपर ही जाएगा तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। यही पेसिमिज्म का ट्रैप है। नेगेटिव सोच ह्यूम स्मार्टर, सेफर, ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। क्योंकि पेसिमिस्टिक स्टोरीज फ्रेश होती है, लाउड होती है, इमोशनल होती है। 40% का मार्केट क्रैश हेडलाइंस बनाता है, 140% का गेन 6 साल में हार्डली किसी को नोटिस होता है। सेटबैक्स फास्ट और लाउड आते हैं, प्रोग्रेस स्लो और क्वाइट होती है। इसीलिए पेसिमिज्म ह्यूम ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, चाहे वो ज्यादा एक्यूरेट ना हो। रियल ऑप्टिमिज्म ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये रिस्क इग्नोर करना नहीं है, ये मानकर चलना है कि प्रॉब्लम्स आएंगी फिर भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पॉसिबल है। हाउसल इसे कहते हैं, एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी बैड एंड बी सरप्राइज्ड व्हेन दे आर नॉट।
ये माइंडसेट स्मार्ट इन्वेस्टर्स को गेम में बनाए रखता है। अगर आप हर डूम्सडे हेडलाइन सुनकर पैनिक हो जाओगे, जल्दी बेच डोज। सही स्ट्रैटेजी को बीच में ही छोड़ डोज, और वो गेम्स मिस कर डोज जो सिर्फ थोड़ा और पेशेंस रखने से मिल सकते थे। ट्रिक क्या है? जूम आउट करो, डेज या वीक्स नहीं, डेकेड्स में ग्राफ देखो। तब आपको असली कहानी दिखेगी कंपाउंडिंग प्रोग्रेस की, इनोवेशन की, जो DHERE बट कॉन्स्टेंटली दुनिया को बेटर बना रही होती है। ऑप्टिमिज्म के लिए पेशेंस चाहिए। अगली बार कोई बोले सब खत्म हो गया, खुद से पूछो, क्या ये रियल इंसाइट है या सिर्फ दिखने में स्मार्ट लगने वाला फेयर? एक्ट 3 द हिडन रूल्स ऑफ मनी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स होते हैं वो ग्लैमरस नहीं लगते, उन पे हेडलाइंस नहीं बनते, वो फास्ट रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन एक्चुअली वही चीजें सालों तक काम करती है, वीक्स तक नहीं। एंड ऑफ द डे वेल्थ एंड लॉग ऑन की होती है, जो गेम में काफी देर तक टिक जाते हैं ताकि उनकी स्ट्रैटेजी को काम करने का टाइम मिल सके। ट्रैप 9, आपको लगता है सेविंग का कोई स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं वेल्थ बिल्ड करने का मतलब है और ज्यादा पैसा कमाना, बेटर सैलरी, HIGHPAYING जॉब, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। मॉर्गन हाउसल कुछ और बोलते हैं। उनके हिसाब से सबसे ज्यादा मैटर करता है कितना आप सेव करते हो। मार्केट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इनकम भी लिमिटेड हद तक हाई कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कितना आप सेव करते हो ये 100% आपके हाथ में है, और वही एक्चुअल वेल्थ बनाता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेविंग का हमेशा कोई फैंसी गोल होना जरूरी नहीं। आप सिर्फ ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए भी सेव कर सकते हो, वेट करने के लिए, पाइवोट करने के लिए, ना बोलने के लिए जब बाकी लोग मजबूर होते हैं हाँ बोलने को। हाउसल एक लाइन में लिखते हैं, सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप हाई आपका सेविंग रेट है। इसीलिए बहुत हाई अर्नर्स भी PAYC HEC के जीते हैं। सोचिए एक लॉयर जो साल का $2.5 लाख कमा रहा है, ब्रांड न्यू पॉर्श, प्राइवेट स्कूल फीस, रोज बाहर खाना, HIGHEND घर, HIGHEND मॉर्गेज। बाहर से देखने पर प्योर रिच लगते हैं, लेकिन पर्दा हटाओ तो पता चलता है एंड ऑफ मंथ कुछ बचा ही नहीं। एक जॉब लॉस, एक इमरजेंसी और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिल जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ने इनकम के SAT स्प्रिंट लगाया। यही ट्रैप है। JIAC आपका ईगो इनकम के साथ ग्रो करता है, आपकी सेविंग्स स्क्वीज हो जाती है। इसी पॉइंट के बाद वेल्थ का गेम और कमाओ का नहीं, कम चाहिए होगा होता है। कम ईगो, कम प्रेशर इम्प्रेस करने का, कम पैसे उन चीजों पे उड़ाने का जो एक्चुअली जरूरी नहीं। सेविंग का रिलेशन आपकी अर्निंग से कम और आपकी ना खर्च करने की कैपेसिटी से ज्यादा होता है। ये वो वॉच है जो आपने नहीं खरीदी, वो हाउस अपग्रेड जो आपने पोस्टपोन कर दिया, वो लाइफस्टाइल जो आपने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट नहीं किया। और इसका रिवॉर्ड क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। जितना ज्यादा आप सेव करते हो उतना ज्यादा आपके पास टाइम और फ्रीडम होता है जब लाइफ चेंज हो। रॉन्ग जॉब छोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी, राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम, इमरजेंसी हैंडल करने का कुशन। जब चीजें गलत होंगी और कभी ना कभी होंगी, उस वक्त आपको इंटेलिजेंस नहीं बफर बचाएगा, वो बफर जो आपने आज अपनी जरूरत से थोड़ा कम स्पेंड करके बनाया। ट्रैप 10, आपको गेन्स चाहिए, राइट नहीं। अगर आप सोचते हो इन्वेस्टिंग फ्री है तो थोड़ा RETHIN करना पड़ेगा। आप हमेशा पैसा देकर प्राइस नहीं चुकते। KBHI आप स्ट्रेस, डाउट और पोर्टफोलियो को 30% डाउन देखकर लगने वाली गट पंच से प्राइस चुकते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। इन्वेस्टिंग का एक हिडन कॉस्ट होता है, ये रिसीप्ट पा नहीं, आपके इमोशंस पा दिखाई देता है। जब मार्केट गिरता है ये प्राइस फेयर, डाउट और रिग्रेट के फॉर्म में आता है, और क्योंकि ये इमोशनल लगता है, फाइनेंशियल नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैंने कुछ गलत कर दिया, रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं। हाउसल एक्सप्लेन करते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी को फी समझो, फाइन नहीं। फाइन पनिशमेंट होता है, फी एंट्री टिकट होता है। अगर आप इस वॉलेटिलिटी फी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप उतने लंबे टाइम तक गेम में बने रह सकते हो कि कंपाउंडिंग आपको रिवॉर्ड दे। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो, 2002 से 2018 के बीच उसने 35,000% से ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन इस पूरे टाइम के 94% डेज में स्टॉक अपने प्रीवियस LTIME हाई से नीचे था। यानी अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए था तो आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना पड़ता। वो डिस्कम्फर्ट हाई फी थी। प्रॉब्लम ये है कि लोग इस फी से बचने की कोशिश करते हैं, मार्केट टाइम करते हैं, क्विक विंस चेस करते हैं, BAR ENTRY एक्साइटी करते रहते हैं। SHRT पेन से बचने के चक्कर में LONGTRM में डबल प्राइस चुका देते हैं। मिस्ड गेन्स, रॉन्ग टाइमिंग, एक्स्ट्रा टैक्सेस, पैनिक डिसीजंस। माइंडसेट शिफ्ट ये है, इमोशनल कॉस्ट एक्सपेक्ट करो, डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करो। ये मान लो कि ये फी वर्थ है। इन्वेस्टिंग में फ्री लंच नहीं होता। जितनी जल्दी आप ये मान लोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप गेम में उतनी देर तक टिकोगे कि जीत पाओ। ट्रैप 11, आप सोचते हो रिच बनना ही सबसे मुश्किल पार्ट है। रिच बनना एक स्किल है, रिच रहना दूसरी स्किल, और दोनों के रूल्स अलग होते हैं। रिच बनने के लिए आपको बोल्डनेस, RISKTING और ऑप्टिमिज्म चाहिए। रिच रहने के लिए आपको कुछ बहुत UNACXY चीजें चाहिए, कॉशन, ह्यूमिलिटी, रेजिलियंस। वेल्थ बिल्ड करना ऑफेंस का गेम है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना डिफेंस का। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इजंट अबाउट ब्रिलियंस,
इट्स अबाउट सर्वाइवल। यानी सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि ये कि आप कितनी देर तक गेम से बाहर नहीं होते। अगर आप बेड एक्सीडेंट से भाग गए तो आप गेम में बने रहे, और अगर आप गेम में बने रहे तो कंपाउंडिंग बाकी का काम कर देती है। इसीलिए बेस्ट इन्वेस्टर्स परफेक्शन चेज नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम्स बनते हैं जिसमें रूम फॉर एरर होता है। वो ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि सरप्राइजेस आएंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम करती है जब सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो वो स्ट्रैटेजी फ्रैजाइल है। रियल स्ट्रेंथ ये है कि जब सब गलत हो तब भी आप सर्वाइव कर जाओ। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का पैराडॉक्स ये है, वो फ्यूचर में बिलीव करते हैं लेकिन टुडे के लिए पैरानॉइड रहते हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा कैश रखना रिटर्न्स के लिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। डाइवर्सिफाई करना ताकि एक गलती से पूरी लाइफ ना उड़ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी माइंडसेट को ट्रेन करना। जब बाकी सब पैनिक करें, टैब रिलेटिवली काम रहना एक सुपर पावर है। हाउसल इसे बारबेल पर्सनालिटी कहते हैं। एक हाथ में हो, दूसरे हाथ में फियर, दोनों का हेल्दी मिक्स। यूएस इकोनॉमी का लास्ट 170 साल का हिस्ट्री देखो। डजन्स रिसेशंस, वॉर्स, क्रैशेस, इन्फ्लेशन, इन सब के बाद भी एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स रफली 20x बढ़े हैं। ये रियल ऑप्टिमिज्म है। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि ये बिलीव कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिर भी ऊपर ही रहेगा। ट्रैप 12, आप अपनी प्लान को ओवर एस्टिमेट करते हो। ज्यादातर फाइनेंशियल प्लान्स पेपर पर बहुत अच्छे दिखते हैं, एक्सेल में ग्राफ स्मूथ लगता है, लेकिन आपकी स्प्रेडशीट ना दार फील करती है, ना जॉब लॉस, ना मार्केट क्रैश के टाइम स्टमक में गिरा। ये सब आप फील करते हो। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी हर प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये मानना है कि ये प्लान एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। गोल परफेक्ट प्लान बनाना नहीं है, गोल ऐसी प्लान बनाना है जो रियल लाइफ की मार खाकर भी बची रहे। और इसके लिए चाहिए मार्जिन ऑफ एरर, सेफ्टी बफर, वो एक्स्ट्रा स्पेस जिसे अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो भी आपको प्लान तोड़ना ना पड़े। और यहाँ एक सटल चीज आती है, एक चीज जो स्प्रेडशीट पर सेफ लगती है वो जरूरी नहीं रियलिटी में भी सेफ फील हो। इस रीजन से हाउसल अपने फ्यूचर रिटर्न्स को हिस्ट्री से लगभग इक्विटी HRD कम अज्यूम करते हैं। इसका इफेक्ट, वो ज्यादा सेव करते हैं, उनको स्लीप बेटर मिलती है। अक्सर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी से नहीं होती, हमारी नर्व से होती है। स्ट्रैटेजी टैप फेल नहीं होती जब वो रॉन्ग हो, टैप फेल होती है जब हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक हाई जॉब, एक हाई इनकम स्ट्रीम या एक हाई बेड पे डिपेंडेंट है तो आपके पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। वो एक चीज टूट गई तो आप टूट गए। इसीलिए बिना क्लियर गोल के भी सेविंग करना स्मार्ट है। लाइफ के बिगेस्ट कॉस्ट अक्सर वही होते हैं जिनका आपको आइडिया ही नहीं होता। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, द पर्पस ऑफ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू मेक फोरकास्टिंग अननेसेसरी। यानी अगर आपके पास इनफ सेफ्टी मार्जिन है तो परफेक्ट प्रेडिक्ट करना जरूरी ही नहीं रहता। एक्ट 4, द लॉन्ग गेम। हो सकता है आज आपके पास मिलियंस ना हो, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर है जिसे हर वेल्दी इंसान डिपेंडेंट होता है, टाइम। टाइम फाइनेंस की सबसे पावरफुल फोर्स है और आयरॉनिकली सबसे ज्यादा इग्नोर भी यही होता है। ट्रैप 13, आप टाइम की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ रफली $160 बिलियन के ASPS है। इसमें से 156 बिलियन 65 साल की आगे के बाद आए। सोचो, ऑलमोस्ट सारा पैसा उन्होंने ओल्ड एज में बनाया। उन्होंने कोई क्रेजी हाई रिटर्न्स चेस नहीं किए, उन्होंने बस ये किया, बहुत जल्दी स्टार्ट किया, बहुत देर तक गेम में बने रहे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन फाइनेंस इज टाइम, नॉट टैलेंट। लेकिन हमारा ब्रेन कंपाउंडिंग की पावर को नेचुरली समझने के लिए वायर्ड ही नहीं है। इसीलिए बफेट की स्टोरी अनबिलीवेबल लगती है। बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल की आगे में स्टार्ट की, 30 तक वो मिलियनर बन चुके थे। अगर वो 30 पे स्टार्ट करके 60 पे रिटायर होते फिर भी सक्सेसफुल होते, लेकिन शायद आप उनका नाम ना जानते। उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया हाई रिटर्न्स ने नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन में। गुड डिसेंट रिटर्न्स, बहुत लंबी ड्यूरेशन तक, यही सीक्रेट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है सबसे बड़ा गई धुंधना। रियलिटी, वो EKBAR के फ्लूक्स होते हैं, रिपीट करना मुश्किल। रियल वेल्थ, एक अच्छा रिटर्न, BAR, बहुत लंबी ड्यूरेशन तक, बिना गेम से बाहर हुए। सोचिए जैसे आप ओक ट्री लगाते हो, यह एक कुछ खास नहीं। 10 साल अच्छा लगने लगता है, 50 साल मैसिव और अनशेकेबल। पैसे का कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करता है। ट्रैप 14, आप इग्नोर कर देते हो कि रियल सक्सेस कितनी रेयर होती है। एक बड़ा विन DODOZDN छोटे लॉसेस को कवर कर सकता है। ये सिर्फ लक नहीं, ये सक्सेस का एक्चुअल पैटर्न है। मनी हो या लाइफ, ज्यादातर आउटकम्स कुछ हाई रेयर इवेंट्स से ड्राइव होते हैं। इन्हें टेल इवेंट्स बोलते हैं, जो प्रेडिक्ट करना मुश्किल, इग्नोर करना इजी, लेकिन जब होते हैं तो सब कुछ बादल देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप हाफ टाइम गलत होकर भी बहुत अमीर बन सकते हो, क्योंकि एक ब्रेकआउट विन अकेले ही पूरे पोर्टफोलियो का वेट उठा सकता है, और अक्सर उठाता है। वॉरेन बफेट को देखो, उन्होंने लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स होल्ड किए, लेकिन उनकी वेल्थ का मेजॉरिटी सिर्फ 10 स्टॉक्स से आया। नॉट 100, नॉट 50, सिर्फ 10। 1989 में उन्होंने COCSOLA के शेयर्स खरीदे।
बोरिंग लगता है, फ्लैशी नहीं, रिस्क भी कोई क्रेजी नहीं, लेकिन वो सिंगल इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कंपाउंडर्स में से एक बन गया। टेल इवेंट ऐसे ही दिखता है, पहले क्वाइट, फिर एक्सप्लोसिव। स्टॉक मार्केट का डेटा भी यही बोलता है। 1980 से लेकर आज तक रसल 3000 इंडेक्स में सिर्फ 7% कंपनीज ने मार्केट के सारे नेट गेन्स ड्राइव किए। दूसरी तरफ 40% स्टॉक 70% से ज्यादा गिरकर कभी रिकवर ही नहीं हुए, यानी थोड़ा सा टॉप, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। नीचे वेल मेजॉरिटी या टू फ्लैट या परमानेंटली डाउन। यही टेल इवेंट्स का पावर और डेंजर है, वो सिर्फ आउटकम को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो हाई आउटकम बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्यों क्लीन स्टोरीज पसंद है। हम बड़ी जीत देखते हैं, सोचते हैं ये नॉर्मल होगा, मैं भी कर सकता हूँ, और ये ओवरलुक कर देते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स रेयर होते हैं। तो करना क्या है? हर बेट में राइट होने के ऑब्सेशन को छोड़ो, गेम में टिके रहने पर फोकस करो। ज्यादा टार दिन नॉर्मल लगेंगे, कुछ हाई स्पेशल होंगे, कोई क्रैश, कोई बबल, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू, लेकिन एक ही सही मोमेंट आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। और जितनी देर तक आप सर्वाइव करोगे, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उनमें से एक कैच कर लो। ट्रैप 15, आप चीजें खरीदते हो, अपना टाइम बेच देते हो। क्या हो अगर पैसा का रियल रिवॉर्ड कार, हाउस या स्टेटस हाई ना हो? मॉर्गन हाउसल सीधे बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ मनी इज इन स्टफ, इट्स फ्रीडम, स्पेशली फ्रीडम ओवर योर टाइम। यानी सबसे बड़ा डिविडेंड जो पैसा देता है, वो ये है कि आप अपना टाइम कंट्रोल कर सको। लक्ष्यों नहीं, कंट्रोल। अंदर से हम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा स्पेस सोचने के लिए, ज्यादा ब्रीदिंग रूम, चूज करने का राइट। हाउसल आर्ग्यू करते हैं कि अपनी लाइफ पे कंट्रोल फील करना हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। बहुत लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। चाहे आपको अपना जॉब पसंद हो, लेकिन जब आपको हर चीज किसी और के स्केड्यूल पार करनी पड़ती है, तो भी एक पॉइंट के बाद वो बर्डन लगने लगता है। और आज के टाइम में ये प्रेशर कभी बंद नहीं होता। रात को ईमेल्स, वीकेंड पे कॉल्स, ऑफ होके भी मेंटली ऑन रहना, इसका इमोशनल कॉस्ट बहुत बड़ा है। 1981 में सोशल साइंटिस्ट एंगस कैम्पबेल ने अमेरिका में हैप्पीनेस पास स्टडी की। उनका कंक्लूजन, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंट्रोलिंग वन्स लाइफ इज अ मोर डिपेंडेबल प्रेडिक्टर ऑफ वेलबीइंग देन एनी ऑब्जेक्टिव कंडीशन वी हैव कंसिडर्ड। यानी अपनी लाइफ पर कंट्रोल फील करना WELLBING के लिए इनकम, स्टेटस या ऑलमोस्ट किसी भी एक्सटर्नल चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब ज्यादा चीजें नहीं, कम जरूरत। अर्ली रिटायर होना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे जीना कि आपके ज्यादा डिसीजंस आप लो, ये जरूरी है। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, व्हेन आई वांट, विद हू आई वांट, फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट। ये लाइन हाई बताती है कि पैसा का सबसे बड़ा उसे सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, अपना टाइम वापस खरीदना है। एक्ट 5, बिकम द पर्सन हु विंस लॉन्ग टर्म। जब लाइफ टफ हो जाती है, उस वक्त आप कौन बन जाते हो, यही डिसाइड करता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लान सर्वाइव करेगी या नहीं। सबसे मुश्किल पार्ट नंबर्स नहीं होते, बल्कि ये होता है कि आप अपनी प्लान पर इतना ट्रस्ट कर सको कि यूज टाइम दे सको। जितना ज्यादा आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ भी आपके पैसों की तरह कंपाउंड करेगी। ट्रैप 16, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट प्रेडिक्टेबल होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऐसे होंगे जिनको आप आने से पहले देख ही नहीं पाओगे। इसी वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं, वो सरप्राइजेस होते हैं। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हिस्ट्री को क्रिस्टल बॉल की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है अगर वो पास्ट को इनफ डिटेल से स्टडी कर लेंगे, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मॉर्गन हाउसल इसे हिस्टोरियन एज प्रॉफिट ट्रैप बोलते हैं। हिस्ट्री चेंज को स्टडी करती है, लेकिन लॉग यूज फ्यूचर का फिक्स्ड मैप समझ लेते हैं। फाइनेंस में ये माइंडसेट अक्सर फेल होता है, क्योंकि सबसे बड़े मार्केट शिफ्ट्स ऑलमोस्ट हमेशा अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। नए रिस्क्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए शॉक्स। हाँ, हिस्ट्री यूजफुल है। वो ये सीखती है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्रैश में पैनिक, बूम में ग्रेड। हिस्ट्री ह्यूमिलिटी सीखती है, याद दिलाती है कि पास्ट के बिग सरप्राइजेस किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किए थे और फ्यूचर के भी नहीं होंगे। दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नए थ्रेट्स आते हैं, क्लाइमेट रिस्क, जियोपॉलिटिकल शॉक, ऐसे इन्वेंशंस जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री बेकार है। हिस्ट्री फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको राइट माइंडसेट देगी। जब नेक्स्ट क्रैश आएगा तो बिल्कुल शॉक नहीं होना। जब बबल फटेगा तो अपने गोल्स याद रखना। जब सब ग्रीड या फियर से ड्रिवन हो, तब रिलेटिवली काम रहना। इन्वेस्टिंग में सर्टेनिटी से ज्यादा वैल्यू कामनेस की है। जो लोग काम रह पाते हैं, वो लॉन्ग टर्म जीतते हैं। ट्रैप 17, आप भूल जाते हो कि आप खुद बादल जाओगे। क्यों लगता है कि ह्यूम पता है 10 साल बाद हम क्या चाहेंगे। रियलिटी, ज्यादा चांसेस है कि ह्यूम नहीं पता, और ये कोई डिफेक्ट नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। साइकोलॉजिस्ट इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन बोलते हैं। हम इजीली देख सकते हैं कि लास्ट 10 साल में हम कितना बदले हैं, लेकिन हम फ्यूचर के 10 साल में इतना हाई चेंज होने को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखो 10 साल पहले आप कैसे थे, गोल्स अलग, प्रायोरिटीज अलग, सोचने का तरीका अलग, बहुत कुछ शिफ्ट हो चुका होगा। अब इमेजिन करो आज से 10 साल बाद आप कैसे हो। जो चीजें आज ऑब्वियस लग रही है, पर्सनालिटी, गोल्स, लाइफस्टाइल, हो सकता है अनमेन से बहुत कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट हो। यही वजह है कि LONGTRM प्लानिंग ट्रिकी हो जाती है।
हम प्लान्स बनते हैं आज वेल वर्जन के लिए, जबकि जीना ह्यूम फ्यूचर वेल वर्जन को है। आज आप बोल सकते हो, मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पैसे की परवाह नहीं, बस फ्रीडम चाहिए। 10 साल बाद हो सकता है आपको फैमिली चाहिए हो, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट लगने लगे, हेल्थ, पेरेंट्स, लोकेशन सब चेंज हो जाए। अगर आपकी प्लान इतनी रिजिड थी कि उसने चेंज के लिए स्पेस ही नहीं दिया, तो फ्यूचर वाला आप शायद स्टक फील करे, स्ट्रेस्ड हो या रिग्रेट करे कि उसने आज सब कुछ एक साइड के फेवर में डाल दिया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इमेजिनिंग अ गोल इज इजी, इमेजिनिंग दैट गोल अंडर रियल लाइफ स्ट्रेस इज समथिंग एल्स एंटायरली। टू प्रोटेक्शन क्या है? एक्सट्रीम कमिटमेंट से बचो जो आपको एक हाई ट्रैक पर लॉक कर दे। अज्यूम मैट करो कि आपको हमेशा फ्रूगल रहना ही अच्छा लगेगा। ये भी अज्यूम मैट करो कि आप हमेशा सिर्फ पैसा चेस करना चाहोगे। मॉडरेशन का रूल फॉलो करो, मॉडरेट सेविंग्स, मॉडरेट वर्किंग आवर्स, मॉडरेट फैमिली टाइम, मॉडरेट लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस। जब लाइफ एक हाई डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, सिर्फ काम, सिर्फ स्पेंडिंग, सिर्फ सेविंग टू फ्लेक्सिबल रहना मुश्किल हो जाता है। वहीं से रिग्रेट का सीड पड़ता है। मॉडरेट प्लान्स बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही प्लान सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वो चेंज सर्वाइव कर लेती है। ट्रैप 18, आप अन लॉग ऑन को कॉपी करते हो जो आपका गेम खेल ही नहीं रहे। पैसे लूज करने का सबसे फास्ट तरीका, ऐसा एडवाइस फॉलो करना जो आपके लिए बना ही नहीं था। ये हर टाइम होता है। आप किसी को क्विक मनी बनते देखते हो, किसी का बोल्ड प्रेडिक्शन सुनते हो, एफओएमओ एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जो चीज आप नहीं देखते, वो बंदा कौन सा गेम खेल रहा है। फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ऑन में से एक, पहले ये क्लियर करो कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, और फिर अन लॉग ऑन को इग्नोर करो जो कोई और गेम खेल रही है। ये सबसे पेड ट्रैप्स में से एक है, किसी और की स्ट्रैटेजी को अपनी समझ लेना। फाइनेंशियल दुनिया में लोगों के गोल्स, टाइम हराइजन, रिस्क टॉलरेंस सब एलएजी होते हैं। कोई डे ट्रेडर है जिसका गोल अगले 5 मिनट का मूव कैप्चर करना है। कोई 30 साल बाद के रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। कोई सिर्फ क्विक फ्लिप के लिए क्रिप्टो में है। कोई SLOWNDST इंडेक्स इन्वेस्टर है। अगर आप रिटायरमेंट इन्वेस्टर हो, लेकिन आप डे ट्रेडर के मूव्स कॉपी करने लग जाओ, तो आप उसके रिवॉर्ड के बिना उसके रिस्क लिफ्ट करोगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, few things matter more with money than understanding your own time horizon and not being persuaded by the actions and behaviors of people playing different games than you are. आपका दोस्त लास्ट वीक क्रिप्टो ट्रेड से पैसा बना गया, गुड फॉर यू, लेकिन शायद उसका टाइमलाइन 3 दिन का है, आपका 30 साल का। वो अपना गेम खेल रहा है। सवाल ये है, आप कौन सा गेम खेल रहे हो? LONGTERM इन्वेस्टर पेशेंस वैल्यू करता है, टाइम इन द मार्केट को इंपॉर्टेंस देता है। SHORTTRM ट्रेडर स्पीड और टाइमिंग वैल्यू करता है। दोनों की स्ट्रैटेजीज मिक्स करोगे तो रिजल्ट अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये इन्वेस्टिंग से बाहर भी अप्लाई होता है, स्पेंडिंग में भी। हम बहुत कुछ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ले रहे हैं, कॉलीग्स अपग्रेड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ ग्लैमरस लगता है, लेकिन ह्यूम उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। उनके गोल्स क्या है, उनका प्रेशर क्या है, उन्होंने उसके बदले क्या सैक्रिफाइस किया। वो यंग लॉयर जो पॉश चला रहा है, हो सकता है वो सिर्फ शो ऑफ ना कर रहा हो, बल्कि अपने प्रोफेशन में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए कर रहा हो। अगर आप फ्रीलांसर हो, घर से काम करते हो और बस उसको देखकर सेम लाइफस्टाइल कॉपी करने लग जाओ, तो ये आपके गेम के अगेंस्ट जाएगा। फाइनेंशियल कंपैरिजन डेंजरस इसलिए नहीं क्योंकि वो लॉजिकली गलत है, डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर होता है। इसलिए एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट अडॉप्ट करो। पहले अपना गेम डिफाइन करो, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना रिस्क सही लगता है। FIR क्लियर रहो कि कौन सा एडवाइस एक्चुअली आपके गेम के लिए बना है। जो एडवाइस आपके गेम से मैच नहीं करती, उससे रिस्पेक्टफुली TUNOUT कर दो। जब आप अपना गेम क्लियरली जानते हो, तो मार्केट की नॉइज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है।